Okay, ji. So we're talking about ECA2. ठीक हो गया जी। सो एक साइनोसॉइड ये होता है जिसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर जो कि ओमेगा है, ठीक है जी, और एक एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। साइन का फंक्शन जो है इट मीन्स कि आपकी ऑसिलेशंस आ रही हैं, ठीक है। ये जो ऑसिलेशंस हैं ये साइन का फंक्शन इस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये जो ऑसिलेशंस हैं ये ऑसिलेशंस ये कितनी जल्दी आएंगी वो इस पे डिपेंड करता है, ओमेगा के ऊपर। और इन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कितना होगा वो इस Vm पे डिपेंड करता है, ठीक है। सही है जी। तो फिर एक चीज होती है फेज, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। सो दिस इज फेज, दिस इज फ्रीक्वेंसी, राइट। सो आई थिंक this is not the right expression to look at. Yes, this is the one. So यही वही साइनोसॉइड जो इसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वही साइनोसॉइड यहाँ पे गिवन है। यहाँ से तो एक चीज है जी फेज। फेज क्या है? हमने एम्पलीट्यूड की भी बात कर ली, तो ये तो एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये वाला, ठीक है। और ये ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गई। ये जो ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी जल्दी ये ऑसिलेट कर रहे हैं। एक चीज है ये जो कि इस साइनोसॉइड में नहीं है, या मतलब इस साइनोसॉइड में फाई जो है वो 0 है, लेकिन इस साइनोसॉइड में फाई नॉन जीरो है। फाई का मतलब क्या है? फाई का मतलब ये है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 से कितना पहले या कितना बाद में एक साइनोसॉइड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस केस में टाइम t फाई 0 है इस केस में, और इसकी वजह क्यों है, क्या है कि टाइम जो है ना साइनोसॉइड एग्जैक्टली टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये कौन सा साइनोसॉइड है? ये साइन है, ठीक है। इसी तरह एक और साइनोसॉइड होता है इसको कॉस कहते हैं, कॉस फंक्शन, ठीक है। वो इसी का ही शिफ्टेड वर्जन होता है साइन का, ठीक है। तो ये साइन जो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल इस में डिनोटेड है बोल्ड लाइन से। और जो साइन इसके अंदर थोड़ा फेज है ये डिनोटेड है डॉटेड लाइन से। सो फेज का मतलब क्या है कि ये एग्जैक्टली टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये कहीं आगे पीछे स्टार्ट हुआ है। तो इस यहाँ पे डॉटेड को आप देखें तो ये इससे पहले ही स्टार्ट हो गया था, जब आपका ये साइनोसॉइड जो कि डॉट बोल्ड लाइन के अंदर है, सॉलिड लाइन के अंदर है, ये स्टार्ट हुआ उससे पहले ही डॉटेड वाला स्टार्ट हो चुका था। तो इसलिए उसके अंदर फेज है विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू साइनोसॉइड। तो ये जो नए, ये जो बोल्ड, बोल्ड क्यों मैं कहता हूँ बार बार, ये जो सॉलिड लाइन, बोल्ड भी है, बोल्ड समझते हैं ना, बोल्ड इटैलिक, वो जो नोटेशंस होते हैं, यस सर, क्या कहते हैं, वर्ड को बोल्ड कर देते हैं या फिर इटैलिक। तो ये यस सर, बोल्ड उस सेंस में मेरे दिमाग से निकल रहा है, बोल्ड नहीं है, इसको सॉलिड लाइन कहनी चाहिए। सॉलिड लाइन में जो है ये रेफरेंस है, क्योंकि ये रेफरेंस क्यों है, क्योंकि ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है। और इसके रिस्पेक्ट से दूसरी लाइन जो कि डॉटेड में है वो क्या कहते हैं क्योंकि वो उस टाइम से पहले स्टार्ट हो गई थी तो उसमें कुछ फेज मौजूद है, और ये फेज जाहिर है नेगेटिव होगा क्योंकि ये पहले स्टार्ट हो गया। अगर ये बाद में स्टार्ट होता तो ये पॉजिटिव होता फेज, ठीक है। लीड लैग वाली कहानी है, ठीक है। रेफरेंस को लीड कर रहा है, ये लीड करने का मतलब क्या है कि रेफरेंस से आगे, और रेफरेंस जो है, रेफरेंस से आगे अगर कोई चीज़ है तो वो नेगेटिव होगी, क्योंकि रेफरेंस जो है वो हमारे लिए उसके हिसाब से हम साइन वगैरह देखते हैं कि साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, और उसी हिसाब से हम देखते हैं कि फेज है या नहीं है। ओके जी। सो फिर हमने साइनोसॉइड्स की कुछ आइडेंटिटीज देखी कि साइनोसॉइड से जब जब हमने डील करना है, क्योंकि अब हमारा सोर्स जो है वोल्टेज या करंट वो एक साइनोसॉइड है,
तो उसके हिसाब से फिर अगर हमने इन जिस तरह अगर ये वोल्टेज है हमारा, तो मैंने अगर सर्किट सॉल्व करना है जिसकी वोल्टेज ये है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है मेरे पास कि मैं साइनोसॉइड्स को सॉल्व करना मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, जो कि यहाँ पर गिवन है, आपको नजर आ रही है, ठीक है। फिर जी हाँ, ये साइनोसॉइड्स की मिसाल कुछ इस तरह दी जा सकती है कि जब ये साइनोसॉइड एक क्योंकि ऑसिलेट करता है तो एक सर्कुलर मूवमेंट में चल रहा है, तो जब वो एक मूव करता है तो उस हिसाब से ऑसिलेशन की एक मूवमेंट उसकी होती है, तो उस हिसाब से आप उसको यूँ देखें कि वो सर्कल पे मूव कर रहा है। तो जैसे-जैसे ये पॉइंट यहाँ जा रहा है, ऐसे-ऐसे ये जो एरो है, ये जो एरो आपको आ रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होके यूँ मूव कर रहा है। और जैसे-जैसे ये मूव करके ये यहाँ तक जाएगा, ऐसे-ऐसे ये एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा एक सर्कल के ऊपर। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम इसको एज़ ए सर्कुलर मूवमेंट ले सकते हैं, और सर्कुलर मूवमेंट को हम जनरली मेज़र करते हैं रेडियंस में, ठीक है? तो इसलिए हम इसकी भी जो ऑसिलेशंस हैं, ऑल्दो ये ट्रांसलेशन सीधा डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रांसलेट करना होता है सीधी डायरेक्शन में चलना, ठीक है? इसी तरह ट्रांसलेट करना और रोटेट करना। ट्रांसलेट का मतलब होता है सीधा चलना, और रोटेट का मतलब है कि राउंड एंड राउंड घूमना। ठीक है? तो ये ऑल्दो हम सीधा जा रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो ये ज़िगज़ैग मूवमेंट है या ये जो ऑसिलेटरी मूवमेंट है, इसको हमने इक्वेट कर दिया है एक सर्कुलर मूवमेंट से, तो इसलिए हम इसकी जो एक साइकिल के अंदर मूवमेंट है, ये वाली, इसको हम डिग्रीज़ में या रेडियंस में मेज़र करते हैं, सही है? तो और फ़ेज़ को भी यहाँ से आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ़ेज़ क्या है। फ़ेज़ बेसिकली अगर आप सर्कुलर मूवमेंट्स में देखें तो बड़ी आसानी से यू कैन से कि ये वो लाइन है, ये वो साइनसॉइड है जो पहले स्टार्ट हो गया था, और ये वो साइनसॉइड है जो बाद में स्टार्ट हो गया था। और अगर दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी को भी आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं सर्कुलर में, कि फ्रीक्वेंसी सर्कुलर मूवमेंट में एक स्पीड बन जाएगी। इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही इसकी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी इस एरो की मूव करने की, ठीक है? अगर ये दोनों एरोज़ एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं इस सर्कल के अंदर, तो जो पहले स्टार्ट हुआ है वो हमेशा आगे रहेगा, और जो बाद में स्टार्ट हुआ है वो हमेशा पीछे रहेगा। तो इसी तरीके से फ़ेज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि फ़ेज़ जो है वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट की वजह से जो साइनसॉइड पहले स्टार्ट हुआ है वो हमेशा उसकी पीक्स भी पहले आएँगी, उसकी जो ओवर जो उस साइकिल के अंदर जो उसके एंगल्स हैं वो जल्दी कवर करेगा, ठीक है? समझ गए? तो हमें यहाँ से एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसी एरो को ही ले लें। अगर हम यहाँ से जब हमने इस एक साइनसॉइड को एक एरो के तौर पे डिनोट कर दिया है सर्कल के अंदर, तो क्यों ना हम इसी एरो को ही प्रोसेस करें, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो तो स्पीड है, और वो तो सारे जो एरोज़ हैं, सारे जितने भी साइनसॉइड्स होंगे हमारे सर्किट के अंदर, और साइनसॉइड्स हमारे सर्किट के अंदर एक नहीं होंगे, मल्टीपल होंगे। क्यों मल्टीपल होंगे? वो इसलिए मल्टीपल होंगे कि अगर ये सर्किट मैं सॉल्व कर रहा हूँ सपोज़, और इस सर्किट में मैंने यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करनी है 4 हेनरी के ऊपर, यहाँ पे भी वोल्टेज फाइंड करनी है, यहाँ पे भी वोल्टेज फाइंड करनी है, तो और ये मेरा जो है 120 वोल्ट नहीं है, अब ये बेसिकली साइनसॉइड का वोल्टेज है। तो साइनसॉइड वोल्टेज जब मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो भी साइनसॉइड में आएगा, यहाँ पे भी जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो भी साइनसॉइड में आएगा, यहाँ पे भी वोल्टेज आएगा वो साइनसॉइड में आएगा। और ये सारे साइनसॉइड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनका फेज़ कुछ का फेज़ डिफरेंट होगा, और उसका कुछ का हमें बताना होगा कि इसका फेज़ ये है, इसका फेज़ ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, लेकिन ये सारे ही साइनसॉइड्स होंगे, ठीक है? So instead of dealing with so many sinusoids, why don't we deal with these arrows? इन एरोज को बाद में हम फेजर्स कहेंगे कुछ थोड़ी देर बाद, लेकिन ये आइडिया हमें यहाँ से आया कि क्यों ना हम सिर्फ इस एरोज को देखें, क्योंकि कोई भी करंट या वोल्टेज को जो होता है यार, उनमें दो चीजें चेंज होंगी। एक तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट जब उनको प्रोसेस करते हैं, एक तो ये है कि ये एरो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, किसी फर्ज करो VM2 है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो उसकी ये एरो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। और दूसरा ये हो सकता है कि ये जो VM है ये स्टार्ट किसी और पॉइंट से हो रहा है,
इसकी जो फेज है वो डिफरेंट हो सकती है, दो चीज़ों पे फ़र्क हो सकता है। तो हमने क्या किया, और जो ये स्पीड है वो तो स्पीड ही है ना, वो तो मूवमेंट है, वो तो सारे एक ही स्पीड से चल रहे हैं। एक सर्किट के अंदर जितने भी साइनसॉइड्स हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे चल रहे होते हैं, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और फ्रीक्वेंसी की जो टर्म है ना, वो मल्टीप्लाई हो रही है टी के साथ, मेगा। तो वो टी जो है, उसकी वजह से जब वो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, टी का के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि इधर है साइन, कहीं पे नजर आ रहा है आपको? टी के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि टाइम के हिसाब से अब यहाँ पे जो मूवमेंट है वो तेज हो जाएगी, ओमेगा बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब मूवमेंट तेज हो जाएगी, क्योंकि टाइम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टाइम को आप कह रहे हो कि कंप्रेस कर रहे हो अपने सिग्नल को आप, ठीक है। यू लेटर कम टू नो कि आप टाइम के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्नल आपका कंप्रेस होता है, छोटा, थोड़े टाइम में अपनी मूवमेंट पूरी कर लेता है, ठीक है। तो टाइम, तो इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं ओमेगा को, कि आप टी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देगा, उसकी ओवरऑल। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिग्नल ऑसिलेटरी है, क्योंकि ऑसिलेशंस जो है वो बार बार आ रही हैं। जो आगे जाके जब आप दूसरे कोर्सेज पढ़ेंगे तो सिग्नल जरूरी नहीं रिपीट करें, ऑसिलेट करें। कुछ सिग्नल्स एक खास मूवमेंट, एक खास तरह का ट्रेंड होगा जो कि चेंज हो रहा होगा हर टाइम के हिसाब से। तो ऑसिलेशन जरूरी नहीं है, तो वहां पे हम इसको फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे। लेकिन ये है कि टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी की का रोल प्ले कर रहा है ओमेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक हो गया जी। सो दिस पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमने क्या करना है, ये जो टी है ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फंक्शन बना देता है साइन को। साइन फाई जो है, ये तो एक नंबर है साइन फाई, लेकिन साइन ओमेगा टी जो है ये फंक्शन है, क्योंकि टी जो है वो एक एवर इंक्रीजिंग एवर चेंजिंग वेरिएबल है, जो कि कभी भी एक रुकता नहीं है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है इससे हमने जान छुड़ानी है, इस फंक्शन पार्ट को हमने निकालना है, ठीक है। क्योंकि हम अपनी मैनिपुलेशंस आसान बनाना चाहते हैं, कंप्यूटेशंस आसान बनाना चाहते हैं। तो इसलिए फिर हमने वो जो लाइन का मैंने कहा कि हम ये वाला जो ये जो एरो है, सिर्फ इसके बारे में, इसको हम जो है ना वो इससे डील करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस एरो को ही के ऊपर सारी प्रोसेसिंग कर लें, क्योंकि ओमेगा टी जो है वाला जो पार्ट है वो तो चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए हम फेजर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, और फेजर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉस को, ये जो वी ऑफ टी है, जो कि वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है, इसको हम आयलर्स आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आयलर्स आइडेंटिटी ये है कि ई रेज टू पावर जे थीटा इज इक्वल टू, कहीं पे लिखी हुई है, ये लिखी हुई, ई रेज टू पावर जे फाई इज इक्वल टू कॉस फाई प्लस माइनस जे साइन फाई, राइट। तो अब इसका मतलब है कि जो कॉस वाला पार्ट है वो रियल पार्ट हो गया ई रेज टू पावर जे फाई का, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया कि यह, क्योंकि हमारा सोर्स जो है वो कॉस की टर्म में होता है, तो हमने कहा ये कॉस जो है ये रियल पार्ट है ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई का, क्योंकि जो भी फाई होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो फाई इस केस में ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है। तो ये जो रियल पार्ट है इसका, ये इस तरह जब लिख लिया, और फिर जब इस तरह लिख लिया, तो उसके बाद हम ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें हम ई जे ओमेगा टी की टर्म को अलग कर लें और ई जे फाई की टर्म को अलग कर लें, ठीक है। तो अब जब हमने ये कर लिया, तो यहाँ पे हमें बड़ा क्लियरली नजर आ जाता है कि ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी वाली जो टर्म है, ये वो टर्म है जिसको हम डील से नहीं करना चाहते, क्योंकि ये फंक्शन है। जबकि वी एम ई रेज टू पावर जे फाई जो है वो एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नंबर से डील करना हमारे लिए आसान होता है। तो हमने क्या किया, इनमें से ये वाला जो नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको फेजर का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, वी का। हमने कहा यही वो चीज़ है जिसको हमें, क्योंकि हमें अलग करनी है इससे, और यही वो चीज़ें हैं जो कि चेंज हो रही हैं इस फंक्शन के अंदर, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ओमेगा जो है सेम रहता है हर एक सर्किट में,
सर्किट के हर कंपोनेंट के लिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सो तो नहीं गए? नो सर, सुन रहे नो सर। कोई फायदा हो रहा है रिपीट करने का या? यस हैं। सर। यस सर। यस सर। यस सर, फायदा हो रहा है। चलो इसको फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसका नाम हमने क्या कह दिया? इसको कह दिया कि ये फेजर है, इसको हमने कैपिटल वी का नाम दे दिया। इस रिपीट करने का एक आप फायदा ये भी होगा कि आपको पता लग जाएगा कि बुक में भी वही जो कुछ हमने पढ़ा है बड़ा सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो बुक को भी आप फिर आसानी से पढ़ सकेंगे। ओके जी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, सो लेट्स रीस्टार्ट रिज्यूम आवर डिस्कशन। तो ये फेजर है जी, ठीक हो गया जी। तो अब जब हमने इसको फेजर का नाम दे दिया इस पार्ट को, फिर हम कह देते हैं कि यार अगर हम, क्योंकि चेंजेस अगर इस पार्ट में हो रही हैं, सिर्फ अगर हम करंट मेजर करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, और उसमें भी ज़ाहिर करंट भी साइनोसॉइड की टर्म में होगा, तो अगर हम फेज और एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज उसको हम फाइंड कर लेते हैं, और वही वो चेंज है जो कि एक्चुअली में हो रहा होगा, तो हम वापस इसको इसी तरह लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो नया एम्पलीट्यूड है वो लिख देंगे, यहाँ पे नया फेज है वो लिख देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि उस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नई वोल्टेज क्या हो गई है। ठीक है, वी एम डैश हो जाएगा, फाई डैश हो जाएगा। इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए हमें ये हम कॉस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉस को मतलब सेट असाइड रख देते हैं। सेट असाइड करके हम वीएम और फाई के ऊपर सारी मैनिपुलेशंस करके और फिर रिजल्ट एंड में लिख देंगे। ठीक है, ये तो हमें पता है कि रिजल्ट साइन और कॉस की टर्म में ही होगा, लेकिन हमें साइन और कॉस को कंप्यूटेशंस में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सब जब सारी चीजें हो गई और सारी हमारी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, तो फिर हम आगे चलते हैं। फिर हमने क्या किया जी, यही चीज जो हमने अभी बात की कि हम पहले V फाइंड करेंगे, फेजर फाइंड करेंगे उस वोल्टेज का जो हमने फाइंड करनी है, और फिर जब हम फाइंड कर लेंगे फेजर, और फेजर के अंदर क्या होता है फेज और एम्पलीट्यूड, तो फिर हम फेज इधर पुट कर देंगे और एम्पलीट्यूड इधर पुट कर देंगे, तो वो हमारा आंसर होगा उस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डील विद एसी सर्किट्स। फिर लीड और लैग का कॉन्सेप्ट है। लीड क्या होगी जी, एक चीज जिसको हमने रेफरेंस कह दिया है, उस चीज से अगर कोई चीज आगे है तो वो लीड कर रही है, और उस चीज से अगर वो चीज कोई चीज पीछे है तो वो लैग कर रही है। लीड और लैग के कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकूं कुछ, लेट मी पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं जी। सर इधर ऊपर भी ऑप्शन शो हो रहे हैं पेंसिल वगैरह वाले, में भी ये यूज हो सके। कहाँ पे? ये अभी आपका जो पेज ओपन है इसके ऊपर वो डिलीट वाले ऑप्शंस था, ऊपर पेन वगैरह शो हो रहे हैं। हाँ जी यही। नहीं इसमें नहीं होता, वो पीडीएफ राइटर होता है, वो भी है मेरे पास। 2 मिनट, वो ओपन कर लेता हूँ। ये तो वो दूसरा एक्रोबैट रीडर है ना, इसमें नहीं होता पीडीएफ एनोटेशन का ऑप्शन। तो आप लोगों ने अगर एडिटिंग करनी है पीडीएफ के ऊपर पेन से, अगर आप लोगों के पास पेन है और पीडीएफ पे आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ये एडिटर है बड़ा अच्छा, और जो कि फ्री है, जोडो पीडीएफ एडिटर, जो कि एनोटेशन भी अलाउ करता है। एनोटेशंस क्या होती हैं, आप अपने नोट्स बनाएं पीडीएफ पे, ठीक है, पेन से, यू कैन यूज दैट। Okay, ji. So based on his suggestion, I have now
opened the same book in this editor. इसका नुकसान ये है कि ये वो जो साइड पे उसके नहीं आ रहे होते जो एक्रोबिट रीडर में जो हम साइड पे चैप्टर्स के नाम आ रहे होते हैं वो इसमें नहीं आते शायद। स्क्रॉल डाउन ही करना पड़ेगा। फुल स्क्रीन कर लिया जी और ये है आउटलाइन इसमें। सो आप लोगों को मेरे ख्याल से मैंने शेयर ही नहीं किया अभी तक। यस सर, वो अभी तक हमें बुक शो हो रही है जी वाला। here we are। अच्छा आउटलाइन यहाँ पे नहीं शो हो रही, कवर पेजेस तो शो हो रहे हैं, तो हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके और अब हमें पता ही नहीं है कि कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है, तो हम तुक्का मारते हैं और देखते हैं जाके अभी कौन से चैप्टर पे पहुंच गए। छठे चैप्टर पे हमें 90 पे जाना है। तो here we are। नजर आ रही है? यस सर, आ रही। वैसे जो चीज मैं समझाना आपको चाह रहा था वो यहाँ से नजर आ रही है, इस यही प्लॉट में मैं करना चाह रहा था। तो लीड का मतलब ये होता है, ये देखो ना, ये कर्व आगे है टाइम में, ये पहले स्टार्ट हुई, वो आपको नहीं नजर आ रहा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन क्योंकि वो फेज से आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये देखे ना, ये आगे जा रही है टाइम में और ये टाइम में पीछे है। सो दिस वन इज लीडिंग एंड दिस वन इज लैगिंग। सो इफ योर रेफरेंस इज लीडिंग, सपोज ये क्योंकि ये डॉट सॉलिड लाइन में है तो ये रेफरेंस है, तो आपका रेफरेंस लीड कर रहा है और जो उसके बाद जो क्वांटिटी है वो लैग कर रही है। रेफरेंस क्या होता है आपके सर्किट में भाई? अभी तक कितनी सर्किट ECA 2 पढ़ लिया आपने, लैब भी कर लिए। रेफरेंस क्या होता है आपके सर्किट में? T is equal to 0। जी T इज इक्वल टू 0 तो होता है, लेकिन आप जो सर्किट सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें आपको क्या पता T इज इक्वल टू 0? तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन रेफरेंस क्या होता है आपके सर्किट में? आपका सोर्स जो है वो आपका रेफरेंस होता है। आप लोगों ने इतने फेज डिफरेंसेस फाइंड कर लिए हैं, आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि फेज और फेज डिफरेंस में क्या फर्क है। फेज डिफरेंस मैं किसको कहूंगा और फेज किसको कहूंगा? फेज डिफरेंस तो सर होगा ना, जो भी दो क्वांटिटीज होगी उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा। फेज क्या होगा? और फेज जो क्वांटिटी मतलब जे अगर आप करंट ले लें उसके अंदर जो उसके उसके हिसाब से उसके अंदर जो एंगल की शिफ्ट पड़ रही है वो उसके अंदर फेज होगा सर। ठीक है जी, यहाँ से बड़ा अच्छा समझाया है इसने। ये देखो ना, ये फेज है, ये फेज है जो भी आप कर रहे थे। ये एक आउटपुट है V0, ये Vi जो है वो आपकी, ये V1 है, ये आपका रेफरेंस है। ठीक है, रेफरेंस जनरली आपका सोर्स वोल्टेज होता है। ठीक है,
अब ये क्लोज सर्किट है, ये आपने इसको सोर्स दिया हुआ वी आई, ठीक है। तो जो आप इनपुट सोर्स देते हो उसके रिस्पेक्ट से अगर आप किसी भी एलिमेंट का फेज फाइंड कर रहे हो, फेज मतलब कि अगर आपसे कोई कहे कि मुझे फेज फाइंड करके बताओ इस करंट का जो कि आर के अंदर से गुजर रहा है, तो आप अगर इसका फेज फाइंड कर रहे हैं तो फेज हमेशा फेज डिफरेंस होगा ऑफ दिस करंट फ्रॉम दिस रेफरेंस, ठीक है। फेज जो है वो रेफरेंस से फेज डिफरेंस को कहते हैं, ठीक है। और फेज डिफरेंस जो है वो रेफरेंस के अलावा अगर किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान आप फेज डिफरेंस फाइंड करें तो उसको फेज डिफरेंस कहते हैं। फेज भी फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस भी फेज डिफरेंस होता है। बस फेज में क्या होता है कि आपकी जो रेफरेंस है वो उसके हिसाब से आप अपने उसका देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे कहूं कि कैपेसिटर के अंदर से जो करंट गुजर रहा है, जो कि करंट इस कैपेसिटर के अंदर से क्या गुजर रहा है, आई गुजर रहा है ना, ये वाला है। यस सर। आई और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है इस वी में फेज डिफरेंस मुझे बताओ, तो फिर ये फेज डिफरेंस होगा क्योंकि इनमें से कोई भी रेफरेंस नहीं है। वी नॉट वो वोल्टेज है जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस है, और वी आई वो करंट है जो कि इस वोल्टेज की वजह से आई है, लेकिन ये रेफरेंस नहीं है। वी आई, सॉरी, जो आई है मतलब ये भी रेफरेंस नहीं है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जब मैं फेज डिफरेंस फाइंड करूंगा, ये उसी तरीके से करूंगा जैसे मैंने लैब में आप लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे नजर आ रहा है, देखें ये दो जो शिफ्ट है, फेज शिफ्ट, इसकी वजह से ये फेज डिफरेंस आ रहा है, तो इसको फेज डिफरेंस कहूंगा। लेकिन अगर मैं आपको अगर आप कहें कि वी नॉट और वी आई का फेज डिफरेंस बताओ, तो फिर जो ये फेज डिफरेंस होगा इसको हम फेज कहेंगे, क्योंकि इसमें वी नॉट का हम फेज फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। वी आई जो इनपुट सोर्स होता है वो आपका रेफरेंस होता है, ठीक है जी। यस सर। तो ये फेज, ये एग्जांपल है इसकी, देखे ना, ये वी नॉट आपकी आउटपुट है, ये वाली, ये वी नॉट मतलब ये तो फेजर है ना, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये है, मतलब कि वी नॉट, ये सॉरी जो उसका एसी वर्जन होगा, ये तो फेजर है ना। जब इसको आप साइन और कॉस में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो इस तरह ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वी नॉट है ये आपकी आउटपुट है, तो ये कहीं पहले स्टार्ट हो गया था, ठीक है, और ये रेफरेंस बाद में स्टार्ट हुआ है। और आपको पता है कि इस साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर कोई क्वांटिटी पहले स्टार्ट हो जाए तो वो क्या होती है, उसका उसका एंगल क्या होगा, फिर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये चीज कहीं यहाँ से स्टार्ट हो गई है और ये चीज तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये चीज पहले स्टार्ट हुई है ये चीज, तो ये नेगेटिव, इसकी वजह से जो फेज आएगा इस शिफ्ट की वजह से, या दूसरे लफ्जों में इस यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये नेगेटिव में होगा। तो लीडिंग आउटपुट का मतलब ये है कि आप की जो क्या कहते हैं, इसका जो फेज है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये टाइम में लीड कर रही है। लीड कैसे कर रही है, देखना, इसकी पीक इस पीक से पहले आ गई है, तो देख पहले आ यस गई है, सर। ठीक है, और इसकी यस पीक सर। बाद में है। इसको सर्कुलर मूवमेंट में अगर आप देखें तो ये वाला जो फेजर है जो कि इस डॉटेड लाइन से, अगर मैं इसको डिनोट करूं, ये वाला जो फेजर है ये इस फेजर से हमेशा आगे रहेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन वाला फेजर हमेशा आगे रहेगा, तो इसलिए ये लीड कर रहा है। और लीड करने की वजह से जो फेज आ रहा है पाए वो नेगेटिव है, तो इसलिए लीडिंग आउटपुट हमेशा उसका जो फेज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यस। फेज डिफरेंस को ही कहते हैं। फेज आपका तब होगा जब आप थीटा रेफरेंस में से क्या कहना चाहिए, थीटा कहना चाहिए, सॉरी थीटा नहीं कहना चाहिए, टाइम टी रेफरेंस में से
टी वी फाइंड कर रहे हो, जो भी क्वांटिटी है पी क्वांटिटी जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं, उसका जो टाइम है, उन दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है वो फाइंड शिफ्ट है, शिफ्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई एफ। ठीक है, ये अगर टी रेफ होगा तो फिर ये फेज कहलाएगा, लेकिन अगर ये टी रेफ नहीं है, टी रेफ का मतलब क्या है, जो रेफरेंस क्वांटिटी है उसका, उसकी पीक का टाइम। ठीक है, यस सर। अगर ये रेफरेंस क्वांटिटी नहीं है तो ये फेज डिफरेंस हो जाएगा। सपोज अगर ये टी आई है, किसी और क्वांटिटी का टाइम है, तो फिर ये फेज डिफरेंस हो जाएगा। यस सर, ऐसे ठीक है जी, यस गॉट सर। इट। यस सर। ओके जी, सो यहाँ तक तो अगर बात क्लियर है, तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं और हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने अभी तक जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कहानी है, उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो टूल्स वगैरह तो हम सीख ही लेंगे। तो अब फिर हमने फेजर बना लिया, तो हम फिर फेजर्स को हमने वो बनाई है उसकी टेबल्स। जी, तो हमने क्या किया, फिर हमने फेजर्स के थ्रू हमने रिलेशनशिप फाइंड कर लिया बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और वोल्टेज एंड करंट का जो रिलेशनशिप है वो तो हमें पता है कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप है वो इम्पिडेंस है। ठीक है, अगर मैंने एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दिया है, कोई भी सर्किट एलिमेंट हो, ये हो सकता है, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, और पोटेंशियल डिफरेंस की मैंने आपको विजुअल कोई एग्जांपल दी है क्या, नहीं दी? तो लेट मी शो यू समथिंग। आप लोगों को मुझे, मैं नजर आ रहा हूँ यस सर। कैमरा में? यस सर। सो अगर मैं आपको एक जिंदा मिसाल दूं, तो ये मार्कर है, यूं पड़ा हुआ है, सही है? तो मुझे क्लास में ये आपको बताना चाहिए था, इसी वन की क्लास में मैं बताता हूँ वैसे। सो इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सरफेस का सेम लेवल के ऊपर है, इसलिए मार्कर एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ। मैं इस साइड को ऊंचा कर देता हूँ और इस साइड को तो मार्कर दूसरी तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया है, इसने ये गिर गया है। ठीक है, यस ठीक हो सर। गया जी। तो इसको यस कहते हैं यस पोटेंशियल सर। डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चीजें फ्लो करती हैं। पानी का फ्लो ऊंचाई से नीचे नीचे की तरफ होता है। ठीक है जी। सो जब आप क्या कहते हैं, पानी भी पोटेंशियल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, कैमरे की जगह माइक बंद कर दिया था मैंने गलती से। अच्छा, सही है जी। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपका जब तब क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चीजें फ्लो करती हैं आपकी ना। तो करंट में भी हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और करंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोलैरिटीज। पोलैरिटीज हम कहाँ से जनरेट करते हैं? बैटरी के थ्रू। ठीक है, तार है, कोई भी तार है, ये इसको, इसके एक तरफ जब तक आप बैटरी नहीं लगाएंगे, एक मतलब कि एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल नहीं लगाएंगे बैटरी का और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल, इसमें कोई फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप बैटरी लगा देंगे, इसके एक तरफ फंक्शन जनरेटर की एक नॉब लगा दें तार के और दूसरी तरफ फंक्शन जनरेटर की दूसरी तार, तो इसके अंदर से एकदम से फ्लो होना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी वजह ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फंक्शन जनरेटर इसको दे रहा है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स इस तार के अंदर पहले से ही मौजूद थे, लेकिन वो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए इनको फ्लो करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस, आपकी जो बैटरी है वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया इस एलिमेंट के अक्रॉस, तो फिर इस यहाँ से एक क्वांटिटी फ्लो करना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं करंट। ठीक है, करंट हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। आवाज आ रही है? यस सर। आर ठीक है, सो इस
फ्लो के अंदर जो रेजिस्टेंस आती है, जो रुकावट आती है इस वोल्टेज की वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसमें कई जगहों पे आती है रुकावट। और वो रुकावट क्यों आती है? क्योंकि ये मटेरियल जो है, तार जो है, वायर जो है, ये अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। ठीक है, उसमें क्वालिटी आ जाती है, वायर की थिकनेस आ जाती है, और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो वो रुकावट जो है उसको हम कहते हैं क्या कहना चाहिए? रेजिस्टेंस। ठीक है जी, या इम्पीडेंस। एसी सर्किट्स में इम्पीडेंस का लफ्ज़ हम यूज करते हैं। ठीक है जी। तो अब हमें पता है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन है वो है इम्पीडेंस। तो हम वोल्टेज और करंट के जो रिलेशनशिप्स हैं वो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, और हमें फिर पता लग जाता है कि वोल्टेज कैपेसिटर के लिए इम्पीडेंस क्या होगी, रेजिस्टर के लिए इम्पीडेंस क्या होगी, और इंडक्टर के लिए इम्पीडेंस क्या होगी, और फिर हम इसकी टेबल बना लेते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके जी। सो यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं और हम अब चैप्टर 10 में चलते हैं। तो ये बेसिक है, ये फाउंडेशन है आपके कोर्स की जो अभी तक हमने देखी है। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो फिर आगे की चीजें जो है ना आसान है। ठीक। सर एक क्वेश्चन है। जी करें। सर ये जिस तरह अभी ये हम पढ़ रहे हैं, मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में भी इसी तरह के होंगे कि मतलब इससे लेवल हाई हो जाएगा? न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होंगे पेपर में। ठीक है, ये जो होते हैं ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट जब आपके बिल्ड हो जाते हैं तो फिर आप चीजें खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ना, उस तरह के होंगे। ओके सर, थैंक यू। Right. So we're talking about sinusoid AC circuits, and now we are going to look into chapter 10. Chapter 10 के अंदर हम करते ये हैं कि हम sinusoidal steady state analysis करते हैं। ठीक है। So you have this circuit which has this source attached to it. So this is your circuit, right? And this is your source attached to it. So this circuit is giving it some sinusoidal input. So this circuit will have some quantities to measure. आपने ज़ाहिर है जब सर्किट, आप इंजीनियर हो और आपने कोई चीज़ बना के देनी है, डिज़ाइन करनी है, तो फिर आपको सर्किट सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो लीनियर सर्किट कह रहे थे। ठीक है जी। हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि स्टेडी स्टेट एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्टेडी स्टेट एनालिसिस वो होता है जिसमें जब आपकी साइनोसॉइड अगर आपने इनपुट दी है तो शुरू के टाइम में, जैसे आपने पहली लैब में देखा भी था कि शुरू में साइनोसॉइड जो है वो एग्जैक्टली थोड़ी भी टाइम लेती है अपने स्टेबल होने में, और थोड़ी देर बाद वो फिर बिल्कुल साइनोसॉइड ही होती है, और फिर उसके बाद फिर वो उस तरह ही रहती है, चेंजेस उसमें नहीं आती। तो हम जो इस चैप्टर में जो एनालिसिस पढ़ेंगे वो इस टाइम t1 के बाद शुरू होता है, जब आपकी साइनोसॉइड स्टेबल हो गई। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि उसका एम्पलीट्यूड vm हो गया, और फिर आगे स्टेडी स्टेट में जब कोई चीज़ चली जाती है तो फिर वो स्टेडी स्टेट में रहती है जब तक आप उसको बंद नहीं करते डिवाइस को। ठीक है। तो इसका जो vm है वो फिर आगे हर जगह पे सेम रहेगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आगे हर जगह पे सेम रहेगी। लेकिन ट्रांजिएंट टाइम के अंदर ये ट्रांजिएंट जो इसका रिस्पॉन्स है वहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरी सही नहीं है। क्योंकि शुरू में टाइम लेता है, क्योंकि जब आप किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करते हो तो टाइम लगता है उसको स्टेडी स्टेट में आने में। तो ये शुरू का कोई स्प्लिट सेकंड या स्प्लिट माइक्रो सेकंड्स आप कहो, तो ये जो टाइम है, ये जो रिस्पॉन्स है ये हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ये वाला स्टेडी स्टेट वाला। स्टेडी स्टेट जो है वो शुरू के कुछ माइक्रो सेकंड्स के बाद फिर वो हमेशा स्टेडी स्टेट में चली जाती है। ठीक है।
सही है जी। यस सर, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम्स जी में सर, जब आप सही है। जाएंगे छठे सेमेस्टर में, तो फिर आप वहाँ पे आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस भी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हम ज्यादातर कोर्सेज में ट्रांजिएंट रिस्पांस नहीं पढ़ते, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में भी आप पढ़ें ट्रांजिएंट रिस्पांस। राइट, सो इसमें वही चीजें जो हमने पढ़ी हुई हैं, नोडल एनालिसिस है। हम क्या करते हैं, हम नोड्स असाइन कर देते हैं किसी भी सर्किट के अक्रॉस, और उन नोड्स के ऊपर हम करंट और वोल्टेजेस, सॉरी करंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ये करंट एंटर हो रहा है, एक ये करंट लीव कर रहा है। तो अगर हमारे पास ग्राउंड लगा हुआ है एक नोड की दूसरी तरफ, तो फिर हम उसकी जो डायरेक्शन है वो लीविंग लेते हैं, ठीक है। और दूसरी जगहों पे हमारे पास चॉइस मौजूद होती है, हम एंटरिंग लें या लीविंग लें। सही है। यहाँ पे क्योंकि ये सर्किट लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है प्लस माइनस का, तो यहाँ पे तो हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसी को ही हम एज ए रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे तो, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास अपने पास चॉइस है, हम क्या इसको करते हैं। तो जब मैं यहाँ से ये V1 अगर मैं कहूँ और ये V2 है, तो अब मेरे पास V1 माइनस V2 का मतलब है कि लीविंग करंट मैंने लिया। अगर मैं V1 माइनस V2 लेता हूँ इस करंट को, डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, इसको मैं Z1 कह दूँ अगर, तो ये अब लीविंग करंट होगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये होगी। लेकिन अगर मैं V2 माइनस V1 कर दूं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी, गलत तो नहीं कह रहा, इस बात को मैं सही कह रहा हूँ बच्चों? यस सर। सही बात की है मैंने, लीविंग होगा या एंटरिंग होगा, या आप किसी को भी कुछ कंफर्म नहीं है? सर ये तो अपनी मर्जी होती है, अगर आप लीविंग करंट ले रहे हैं उसको पॉजिटिव रखें या नेगेटिव, तो फिर दूसरे को उसको अपोजिट रखते हैं, बस ये तो। हम्म, जिस तरह तुम्हें मेरी बात समझनी है, मुझे भी तुम्हारी बात समझनी है, ठीक है। बात सिंपल सी है कि ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर लगाऊं, ये करंट तो मुझे पता है कि इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये है, और इसकी डायरेक्शन गिवन है सर्किट में कि ये डायरेक्शन ये है। और उस ग्राउंड में हम जब एक तरफ ग्राउंड लगा होता है तो उसकी आउट हम लीविंग ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो करंट है, हम ये कैसे फाइंड करते हैं? ये करंट हम फाइंड करते हैं ऐसे कि हम कहते हैं V1 माइनस 20 एंगल 0, क्योंकि इसमें फेज 0 है, ठीक है। इसका फेजर होगा 20 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 10। सही लिखा है मैंने ये या गलत लिखा है? 20 माइनस V1 होगा या V1 माइनस 20 होगा? सर 20 माइनस V1 मेरे ख्याल से। ठीक, सर 20 माइनस V1 होगा। 20 माइनस V1 होगा, यही चीज मैं कंफर्म। 20 माइनस V1 का मतलब है कि डायरेक्शन ये है, ठीक है। आपको कर्सर नजर आ रहा है मेरा? पेन का कर्सर नजर आता है नो आपको? सर। नजर आ रहा है, अच्छा। तो ये जो ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन जिसमें मैंने एरो बनाया हुआ है, तो अगर आपने यस इसको भी यही यही डायरेक्शन लेनी है, इसकी भी ये डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एंटरिंग, ये इस नोड में एंटर हो रही है ये वाला करंट भी, तो इसको भी आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा? इसको भी V2 लिख माइनस V1। V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय ये जो इम्पिडेंस है 1 हेनरी की वजह से, और वो क्या है? जे ओमेगा एल। तो जे ओमेगा जो है आपका 4 है, और एल जो है वो 1 है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई मीन। और ये वाला करंट तो हमें पता है आई एक्स है, लीविंग करंट आई एक्स है, और वो आई एक्स फिर किस चीज के इक्वल है? लीविंग करंट है, तो इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लिखेंगे, ये हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाय 1 यस ओवर J4 इंटू 0.1, ठीक है। यस सर, सही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप नोडल एनालिसिस लगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप रेफरेंस क्या किस तरह लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह मैश एनालिसिस है, मैश एनालिसिस में हम लूप्स लगा लेते हैं, लूप्स के अंदर केवीएल लगाते हैं, और फिर हम सुपरपोजिशन और दूसरी चीज़ें ये सारी आपको आती हैं, तो मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, हम सीधा चलते हैं पावर के ऊपर।
Right. So now in this particular chapter, chapter 11, we'll talk about how we can measure power delivered to an AC by an AC source to a circuit element. ठीक है, तो AC पावर एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। तो AC पावर का हमें पता है कि पावर जो होती है वो होती है P of t is equal to V of t into I of t। तो जब हमने ये फाइंड की तो हमें पता लगा कि ये तो ये चीज बनती है, क्योंकि V हमें पता है ये Vm cos ओमेगा t प्लस थीटा V होता है, और I of t जो है ना Im cos ओमेगा t प्लस थीटा I होता है। जब हमने इन Vm और Im V और I को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता लगा कि ये तो ये कोई चीज बनती है। ठीक है, इसको हमने ये देखें तो ये सेम एंगल के आर्ग्यूमेंट से ओमेगा टी यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा V थीटा I। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी आप दो कॉस्ट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये दो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस A माइनस बी और कॉस A प्लस बी कर सकते हैं। ठीक है, तो A माइनस बी किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, क्योंकि ओमेगा टी A माइनस A क्या चीज है, ये वाला एंगल ओमेगा टी प्लस थीटा V, और B क्या चीज है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये B है, ये A है। तो जब A माइनस बी किया, यहाँ पे जैसे A माइनस बी हो रहा है तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे और आपको थीटा V माइनस थीटा I मिलेगा। ठीक है, यस जी सर, अभी 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 गए नीचे G02 में होंगे। अच्छा जी, सो इसलिए यहाँ पे तो ये चीज आ जाएगी, और यहाँ पे ये ऐड होंगे A प्लस बी, तो यहाँ पे 2 ओमेगा टी आ जाएगा। फिर हमने कहा कि यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रही बात, क्योंकि ये तो ऑसिलेटिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट तो ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेट करना है, अगर कोई चीज़ ऑसिलेट कर, और ये तो एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो है सपोज ये 1/2 Vm Im cos थीटा V माइनस थीटा I है, ये वाली लाइन जो है, क्योंकि कांस्टेंट एक लाइन होती है, और ये कहीं सपोज यहाँ पे कहीं जीरो है, तो ये कर्व ऑल्दो जीरो के ऊपर नहीं है, ये इस जगह के ऊपर है, इस कांस्टेंट के अराउंड ऑसिलेट कर रही है, लेकिन है तो ये ऑसिलेटिंग चीज ही। तो हमें कुछ कंफर्म तो नहीं है कि ये एग्जैक्टली इसकी वैल्यू तो नहीं पता, हमें ये जरूर पता है कि ये वैल्यू इसके एक्चुअली में ये वैल्यू इसके अराउंड ऑसिलेट कर रही है, इस वैल्यू के अराउंड, और ये वैल्यू कौन सी है, ये आपकी ये वाली वैल्यू है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑसिलेट कर रही है तो हम इसमें भी नहीं बता सकते कि एक्चुअली में वैल्यू क्या है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम एवरेज ले लेते हैं। हमने एवरेज लिया, एवरेज किस तरह लेते हैं कि जी हम एक साइकिल के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। जिस तरह ये अब आपको यही जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया वो वही चीज़ यहाँ नीचे ड्रॉ हुई। ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका क्या है, ये आपका ये 1/2 Vm Im cos थीटा V माइनस थीटा I है। तो इसके अराउंड ये ऑसिलेट कर रही है, तो इसका इतना तो हमें पता है कि ये चीज़ जो डॉटेड लाइन है ये रेलेवेंट है, लेकिन क्योंकि ऑसिलेशंस इतनी ज़्यादा हैं तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इसके अराउंड एक्चुअली में वैल्यू कभी बहुत नीचे हो जाती है, लेकिन कभी बहुत ऊंची हो जाती है, और कभी बिल्कुल इसके अराउंड हो जाती है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया, एवरेज लिया, तो हमें पता लगा कि ये वाला पार्ट तो वैनिश हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास बचेगा वो ये चीज़ बचेगी। ठीक है, तो इसको फिर हमने एवरेज पावर कह दिया, क्योंकि हमने एवरेज लेके ही ये पावर फाइंड की थी। ठीक है, यस सर। और इसी तरीके से फिर जब हमने जब ये क्वांटिटी फाइंड कर ली तो फिर हमारे लिए एक चैलेंज आया कि यार सो नाउ वी हैव दिस क्वांटिटी बट वी नो हाउ वी गॉट इट, बट क्योंकि हम फेजर एनालिसिस कर रहे हैं, हम सर्किट्स में फेजर्स से डील करते हैं, तो हम इसको फेजर की फॉर्म में डिनोट करना चाहिए ताकि हम फेजर्स के थ्रू एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, तो हमने ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द फेजर ऑफ V with phasor of I, we should multiply phasor of V with conjugate of phasor of I। conjugate क्या होता है, I अगर I m थीटा I है तो I conjugate जो है वो फिर I m
एंगल माइनस थीटा आई हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट की हमें पता है, कॉन्जुगेट ये चीज चेंज करता है। तो क्योंकि कॉन्जुगेट नेगेटिव साइन ले आता है एंगल में, फेज में, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको हमने कहा कि जो एवरेज पावर है वो बेसिकली वी आई नहीं है, वो 1/2 इंटू वी आई कॉन्जुगेट है। ठीक है। और इस तरीके से हमने इसको यूं डिनोट कर दिया फेजर की फॉर्म में, एज यू कैन सी हियर। ठीक है। यस सर। राइट। और ये मत भूलिएगा कि ये रियल पार्ट है, क्योंकि कॉस है ना, एवरेज पावर में भी सिर्फ कॉस आता है, और कॉस जो है वो रियल पार्ट होता है आइलैज़ का। ठीक है। तो यहाँ पे रियल पार्ट लिखना मत भूलिएगा। तो ये वी आई कॉन्जुगेट का रियल पार्ट है। ठीक है। एवरेज पावर अगर आपने फेजर की फॉर्म में डिनोट करनी है। यहाँ से हमें एक और चीज भी पता लगी कि अगर, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि व्हेन थीटा इज वी इज इक्वल टू थीटा आई होगा, तो आपकी पावर एग्जैक्टली डीसी वाली हो जाएगी। मतलब अगर आपका कॉस, दोनों कॉस, करंट वाला कॉस और वोल्टेज वाला कॉस, सॉरी करंट, let me show it to you here. Suppose this is your circuit element. इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, ये और कोई सर्किट एलिमेंट भी लगे हुए हैं इसके साथ, लेकिन हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। इस सर्किट एलिमेंट के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, आई ऑफ टी कहना चाहिए, और वी ऑफ टी जो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज है, अगर इन दोनों इन फेज हैं, दोनों के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो फिर आपकी जो पावर है वो, उसमें ये कॉस वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ कब खत्म होगा? जब थीटा वी 0 हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो कॉस जो है वो कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई जो है वो 1 हो जाएगा, और तब जो है आपकी पावर P जो है, उस केस में P विल बी इक्वल टू 1/2 VMIM। राइट। तो अब ये VMIM जो है, आपको याद होगा, ये कुछ हमें देखी भाली चीज लग रही है, क्योंकि ये डीसी पावर होती है। यस सर। डीसी के अंदर जो पावर होती है, डीसी पावर तो इसको हम नहीं कह सकते, डीसी के अंदर लुक्स लाइक एग्जैक्टली डीसी पावर इसको नहीं कहना चाहिए, लुक्स लाइक डीसी पावर। सही है जी। यस सर, ठीक है। कौन सा सर्किट एलिमेंट है जिसके अंदर फेज और वोल्टेज और करंट, जो उसके अंदर से करंट गुजर रहा है और जो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, उसके अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता? कौन सा सर्किट एलिमेंट है वो? रेजिस्टर। तो जब हमें ये पता लग गया कि ये वाली पावर फिर हमें कहाँ मिलेगी, ये वाली पावर हमें रेजिस्टर के अंदर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? रेजिस्टर के अंदर। ठीक है। ये I²R इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पे कह दिया कि 1/2 VMIM जो है वो हमें पता है कि वो सिर्फ एक ही सूरत में हमारे पास आ सकता है। वो कब आ सकता है? वो रेजिस्टर के केस में आ सकता है। तो फिर हमने यहाँ पे इसको कह दिया कि जब आप यहाँ पे वोल्टेज को फिर आप रख दें, कौन सा रूल है वो, जो ओहम्स लॉ के तौर पे वोल्टेज को लिख दें IR, VM को IMR लिख दें, तो फिर IM मल्टीप्लाई होके IM²R हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको V²/R भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये I की टर्म में लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ सर्किट रेजिस्टर के केस में होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने पढ़ी है। मतलब तो ये चीज हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमने शायद डिस्कस भी किया था। तो इसका, और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ रेजिस्टर है जो कि पावर अब्सॉर्ब करता है, बाकी जो सर्किट एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं पावर के अक्रॉस। बाकी एग्जांपल्स हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके जी। सो मैक्सिमम पावर, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम पावर कब आएगी? तो जब हम डीसी सर्किट्स में थे तो हमने देखा था कि मैक्सिमम पावर जो है वो तब आती थी जब लोड वोल्टेज, लोड इम्पीडेंस थेवेनिन सर्किट की थेवेनिन इम्पीडेंस के इक्वल होती थी, हो जाती थी। समझ रहे हैं?
वो हम करते ये थे कि हम लीनियर सर्किट, जो ये वाला लीनियर सर्किट है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करते थे। और थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड जब कर लेते थे हम, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट में जो जी थेवेनिन है, अगर जी एल एग्जैक्टली वो है जो कि जी थेवेनिन है, आपके सर्किट का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है, अगर जी एल उतना ही है, तो फिर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती थी। समझ रहे हैं? तो आपको इन अ वे डीसी सर्किट्स के लिए पता था कि अगर आपका आप ऐसा लोड लगाएं, लोड तो आपके पास है ना, आपके पास ऑप्शन है लोड में इंपेडेंस इंक्रीज डिक्रीज करने की, क्योंकि अप्लायंस है ना, अप्लायंस के साथ कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स ऐड कर दें तो उसकी इंपेडेंस बढ़ जाएगी, और उसकी इंपेडेंस अगर पैरेलल में करें तो उसकी कम हो जाएगी। तो अगर टीवी है और टीवी की आप उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, या ट्यूबवेल चला रहे हैं, ट्यूबवेल को चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तो ट्यूबवेल के स्किल का जो का लोड है उसको आप सर्किट के जी थेवेनिन फाइंड करके उसके इक्वल कर दें, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। या ये आपको पता लगा वहां से। लेकिन एसी में ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन अभी भी मौजूद है। तो एसी में भी वही रूल हम यूज करेंगे। पहले हम लीनियर सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया। और फिर हम जी एल नहीं, आप पहले तो हमारे पास आर एल होता था, अब यहाँ पे जी एल है। जी एल के दो कंपोनेंट होते हैं, एक्सएल और आर एल। तो हम दोनों एक्सएल और आर एल के कोरिस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे आती है। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास मैथ में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा का। मैक्सिमा क्या होता है? मैक्सिमा वो वैल्यू होती है, अगर ये तो काफी ज्यादा रेवोल्यूशंस आ गई ना, अगर आपके पास ये पावर है आपकी, ठीक है, तो ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसके ऊपर स्लोप 0 होता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है? स्लोप डी ओवर डी टी होता है, ठीक है, डी ओवर डी टी ऑफ पी ऑफ आई, ठीक है। तो आपकी जो पावर है, पावर कहना चाहिए या करंट कह लें, किसको, पावर ही है ना ये क्या है, वी, हाँ, पावर का हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो जो आपकी पावर है उसका जो आप स्लोप लेंगे, तो वो मैक्सिमम के ऊपर 0 होगा। स्लोप क्या होती है? स्लोप किस चीज का? टेंजेंट लाइन का, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया है, ये टेंजेंट लाइन ये चीज होती है, ये होती है टेंजेंट लाइन। डिफरेंशियल क्या होता है भाई? टेंजेंट लाइन का स्लोप, ठीक है। तो आप जब अपनी कर्व के टेंजेंट, एक कर्व लाइंस प्लॉट करते जाएं, तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप 0 नहीं है, ना ही इसका स्लोप 0 है, ना ही इसका स्लोप 0 है। इस यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 0 है और यहाँ पे 0 है। दो जगहों पे 0 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यूज हैं। इसका मतलब है अगर आपने मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है, तो वो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि सही है। तो हमने फिर क्या किया? हमने पावर का डेरिवेटिव लिया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्सएल, और इसको इक्वल कर दिया, और जहां पे फिर लिया वही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आरएल, क्योंकि जीएल के दो कंपोनेंट्स हैं। और फिर हमने इन दोनों डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल पुट करके ये दो कंडीशंस फाइंड की। एक कंडीशन क्या है? ये एक्सएल के केस में आई है, और ये कंडीशन है एक्सएल जो है वो माइनस एक्स थेवेनिन की इक्वल होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और दूसरी कंडीशन हमारे पास यहां से आई है, और वो कंडीशन क्या है? वो है आर एल इक्वल होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। तो इस चीज को हम फिर वापस पुट कर देते हैं, इन दोनों चीजों को यहाँ पे। ठीक है जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही Yes, है sir. आवाज। ठीक है। तो फिर हम जब ये पुट करते हैं Yes. वापस, तो हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का पता लग जाता है कि, और पता लग जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम की पावर ट्रांसफर की मैक्सिमम वैल्यू किस तरह मतलब कि क्या होगी। और ये वैल्यू कब होगी? जब आपकी जी थेवेनिन, हमें यहाँ से ये भी पता लग जाता है कि जी थेवेनिन जो है वो, यहाँ पे देखें क्या है, जी थेवेनिन किस चीज के इक्वल होना चाहिए? एक्स माइनस एक्स थेवेनिन के, ठीक है। और आर एल किसके इक्वल होना चाहिए? इस चीज के,
ये जो भी कोई क्वांटिटी आ रही है, तो जी जो सॉरी जी थेवेनिन नहीं, जी एल अगर आपका जो कि लोड है वो फिर ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंडर रूट आर थेवेनिन प्लस एक्स थेवेनिन प्लस एक्स एल स्क्वेयर्ड, ये उसका रियल पार्ट हो गया, और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा फिर, जे, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ से इस कंडीशन से हमें क्या पता लगता है, एक्सएल किस चीज, आर एल तो इस चीज के इक्वल है, आर एल प्लस एक्सएल होता है ना, जे एक्सएल, और एक्सएल वो माइनस एक्स। जी बिल्कुल, और यहाँ पे माइनस जे एक्सएल हो जाएगा, ठीक है, एक्स थेवेनिन सॉरी। तो आप जब अपने सर्किट की जी थेवेनिन फाइंड कर लेंगे, इस सर्किट की जी थेवेनिन फाइंड कर लिया आपने, तो इस जी थेवेनिन से आपको पता लग जाएगा कि फिर आपका जी एल इस जी थेवेनिन से बनेगा, और वो ये होना चाहिए। जब आप ये वाला जी एल देंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, जी एल मैक्स कहना चाहिए मुझे, मैक्स पावर, ठीक है, गॉट माय पॉइंट? यस सर, गॉट इट। Right, so you will solve these examples, and now we are only 3 minutes away from the end of the class. So फिर हम बात करते हैं इफेक्टिव पावर की। अब हमने जब इफेक्टिव वैल्यू की बात करते हैं, तो हमने जब पावर फाइंड कर ली और पावर आई हमारे पास 1/2 वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है। सो अब हमने इससे पहले एसी सर्किट्स में सिर्फ ऑसिलेटिंग चीजें देखी थी, लेकिन पावर ने हमें एक नया आइडिया दिया, और वो आइडिया ये कि यार क्यों ना हम एवरेजेस ले लें, एवरेज पावर लेके हमने कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर ली एसी सर्किट के लिए। हालांकि इससे पहले हमारे पास सारी क्वांटिटीज ऑसिलेटिंग थी, ठीक है। तो हमने एक आइडिया ये रखा कि क्यों ना हम करंट और वोल्टेज की भी तो फिर कोई ना कोई वैल्यू जो है, क्योंकि ये अगर कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल रही है पावर की, तो फिर करंट और वोल्टेज की वो कौन सी वैल्यू है जो कि ये कांस्टेंट पावर को बनाने में मदद दे रही है, ठीक है। तो हमने इसको कहा कि ये वाली वे वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो फिर हमें करंट और वोल्टेज की भी कोई कांस्टेंट वैल्यूज मिल सकती हैं, ठीक है। और इसको हमने नाम दिया इफेक्टिव वैल्यू का, क्योंकि इफेक्टिवली ये वो वैल्यूज हैं करंट और वोल्टेज की जो कि हमने अभी फाइंड करनी है, जो कि इस कांस्टेंट पावर को या एवरेज पावर को बनाने में मदद दे रही हैं। ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम डीसी सर्किट की तरफ अपना रुख करें, और आइडिया ये रखा कि अगर यहाँ पे पावर पी आ रही है, तो यहाँ पे भी तो कोई पावर पी आ रही है ना, जो कि वी आई की इक्वल होती है, ठीक है, आई इफेक्टिव कह लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे पावर हमें पता है एसी के अंदर होती है 1/2 वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा। तो हमने ये कहा कि ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्यों ना हम ये अज्यूम करें कि ये वाला सोर्स, जो भी ये सोर्स है, ये जो यहाँ पे पावर आ रही है कांस्टेंट वैल्यू पावर की जो आ रही है पी, ये इक्वल है इस पी के, पी डी सी के, जो कि यहाँ आ रही है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज तो इक्वल हो सकती हैं एक दूसरे के। तो हमने ये अज्यूम किया कि अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर लें तो फिर हमें यहाँ से ये पता लग जाएगा कि डी सी इक्विवेलेंट वी एम और आई एम की करंट और वोल्टेज इसका क्या है, ठीक है। डीसी इक्विवेलेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पे आई इफेक्टिव का नाम दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, हमने इस पावर को जो कि पीसी की पावर है, इसको इक्वेट कर लिया अम, ये क्या है ना, सही कर रहा हूँ या कोई गलती कर दी है मैंने?
हाँ यही करना है, सही कर रहा हूँ ना? यस सर। बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अगर ये इक्वल हो जाए तो ये जो एवरेज पावर है जो कि यहाँ पे इस चीज के इक्वल है, वो फिर किस चीज के इक्वल हो जाएगी? वो फिर इस चीज के इक्वल हो जाएगी। ठीक है? और वो एक्चुअली में सॉरी, हाँ, बेसिकली पावर जो है वो रेजिस्टर के केस में देखें तो फिर ये आई स्क्वेयर आर बन जाएगी। ठीक है? आई क्या है? आपका ये वाला करंट है, ये वाला। अभी भी हम एसी में ही हैं। तो फिर हमने जब इसका एवरेज ले लिया, ये एवरेज ही ले रहे हैं हम, ठीक है, ऐड कर रहे हैं और फिर टी से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो एवरेज है, ये एवरेज पावर है फॉर रेजिस्टर, और ये हम देख चुके हैं थोड़ी देर पहले ही कि रेजिस्टर के केस में आपके पास आई स्क्वेयर आर आ जाएगा। ठीक है? यस तो सर। फिर हमें यहां से पता लगा कि अगर आप इसको स्क्वेयर लेके, आई का स्क्वेयर लेके उसको 0 से लेके टी तक ऐड करें और फिर उसको एवरेज ले लें, तो फिर ये बन जाती है ये वो इफेक्टिव करंट की वैल्यू है, ये वाली। बाकी तो रेजिस्टर है ना इसके अलावा, ये वाली वो इफेक्टिव करंट की वैल्यू है जिसको हम ढूंढ रहे थे। ठीक है? जो कि पावर को, ये एवरेज पावर को मतलब कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू एवरेज पावर की, ये बनाने में मदद देती है। दूसरे लफ्जों में हमने क्या किया? हमने 1/2 Vm Im cos थीटा वी माइनस थीटा आई को इस चीज तरह लिख दिया। हमने कहा कि ये आई स्क्वेयर आर है, आई स्क्वेयर अब आई ऑफ टी है, ये मतलब आई स्क्वेयर आर जो है आई, हमने कहा कि हमने आई ऑफ टी का जब स्क्वेयर्ड लिया, क्योंकि आई ऑफ टी और वी, आई इंटू वी इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो होती है आई स्क्वेयर आई ऑफ टी इंटू वी ऑफ टी, और वी ऑफ टी को आप आई ऑफ टी आर लिख सकते हैं। तो दोनों आईज मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वेयर आर हो जाएगा। तो ये जो ये इसके इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें पता है कि हमने इंस्टेंटेनियस पावर को एवरेज किया था एक साइकिल तक, तब जाके हमें ये वैल्यू मिली थी। ठीक है? तो हमने इसका वो फॉर्मूला लिख लिया जिसके थ्रू हमें ये वैल्यू मिली थी, और यहां से हमें पता लगा कि आर को तो आप बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज है, बाकी ये जो चीज है, ये फिर कुछ रेलेवेंट चीज बन जाती है, और ये वो वैल्यू है जो कि इस एवरेज पावर को कांस्टेंट बनाने में मदद देती है, क्योंकि ये वो सम है जो कि इफेक्टिव पावर है। और ये सम क्या है? अगर आप गौर से देखें, ये है आई स्क्वेयर, ये स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है, फिर आप उसका मीन ले रहे हैं, फिर उसका आप एवरेज ले रहे हैं, और फिर उसका अंडर रूट ले रहे हैं। क्योंकि अंडर रूट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके पास जो क्वांटिटी है, ये एक स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है। ठीक है? ये देखें, ये एक स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है, उसका आप सम ले रहे हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? यहाँ पे तो आप इसका फौरन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो यहाँ है, तो आप इसका ओवरऑल अंडर रूट ले लेते हैं। तो इसको आप कहते हैं ये इफेक्टिव वैल्यू है। ठीक है? तो ये जो वैल्यू है, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। मीन, ये सारा मीन है, और ये स्क्वेयर, रूट मीन स्क्वेयर्ड। ठीक है? तो आरएमएस वैल्यू, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस होगी, और बाकी इसके ऊपर आप मेरे लेक्चर देख लें या फिर मजीद इस बुक को पढ़ लें। ओके जी। सो फिर हमने अपेरेंट पावर की बात की। फिर हमने कहा कि यार पावर तो फिर ये होनी चाहिए कॉस थीटा वी प्लस थीटा आई कहाँ से आ गया? असल में तो पावर वी एम आई एम होती है। तो ये तो डीसी में ही हमने यही देखा था। तो फिर इसको हमने अपेरेंट पावर कह दिया एस, और फिर कहा कि अगर आप P को S से डिवाइड करें तो ये जो क्वांटिटी बचती है थीटा V माइनस थीटा है, ये पावर फैक्टर होगा। और पावर फैक्टर जो है ये हमारी पावर को कम कर रहा होता है, तो इसको हमने करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए फिर हमने पावर फैक्टर करेक्शन की बात की। तो पावर फैक्टर करेक्शन में हमने देखा
कि कॉम्प्लेक्स पावर को भी देख लीजिएगा। पावर फैक्टर करेक्शन को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे वाला चैप्टर तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, तो उसको तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। 12वें को 11वें में पावर फैक्टर करेक्शन को देख के मैं बस लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। पावर फैक्टर करेक्शन में हमने देखा कि अगर मैं इसके साथ यहाँ पे कैपेसिटर लगा दूं, तो अगर जब तक मैंने कैपेसिटर नहीं लगाया था तब तक मेरे पास ये फेजर की डायग्राम थी। जब तक मैंने कैपेसिटर नहीं लगाया तो मेरे पास IL है, और IL जो है वो उसका फेजर ये है, और फिर V है, और V का फेजर कुछ ये V का फेजर है, और ये IL का फेजर है, ठीक है। और अच्छा, अगर यहाँ पे रेजिस्टर ना होता तो फिर ये कितना फेज होता इन दोनों में? क्वेश्चन है आप लोगों के, IL और V में कितना फेज होता? जी, फिर ये यहाँ होता 90 का फेज होता एग्जैक्टली, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी। सो यहाँ से हमें पता लगा, और क्योंकि ये रजिस्टर है तो एग्जैक्टली 90 नहीं होगा, ये कुछ यहाँ पे होगा। क्या कहा है इसको हमने कह दिया θ2। अगर रजिस्टर ना हो तो क्या फेज होगा? तो फिर तो बाकी इंडक्टर बचा, इंडक्टर और करंट का फिर इंडक्टर को, अगर इंडक्टर हो तो इंडक्टर के करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज होता है, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर हो तो ये पूरी की पूरी वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ये V जो है, तो V और IL के दरमियान फिर 90 डिग्री का फेज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर सिर्फ नहीं है, रेजिस्टर है, तो ये रेजिस्टर जो है वो, और ये वोल्टेज ड्रॉप सिर्फ इंडक्टर के ऊपर नहीं है, फिर ये रेजिस्टर और इंडक्टर में डिवाइड हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो फेज आएगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है, राइट। यस सर। ठीक हो गया। लेकिन अब ये फेज है, और ये जो θ2 है इसकी वजह से इशू आता है। इस θ2 की वजह से पावर में इशू आ रहा है, क्योंकि पावर जो होगी वो Vm Im cos θ2 होती है। θ2 वोल्टेज और करंट के दरमियान है। ये θ2 को हमने जीरो करना है, तो व्हाट वी डू, वी नाउ इंट्रोड्यूस दिस कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है इस दोनों सर्किट्स के, तो अब इस कैपेसिटर के थ्रू जो करंट गुजर रहा है, जिसको हमने अब हमने IC का नाम दे दिया है, तो वो जो है उसका फेज V, क्योंकि ये पूरा के पूरा V डायरेक्टली कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई हो रहा है, तो ये वोल्टेज और IC में कितना फेज होगा फिर? +90 का। -90 का होता है इंडक्टर का, और +90 का होता है कैपेसिटर का। तो वो कैपेसिटर का, तो फिर वो IC यहाँ पे यूं आ जाएगा, ठीक है जी। यस सर। तो बात खत्म होने वाली है जी। तो बात, जब हमने ये सारा किया, तो हम जब इन दोनों करंट्स को IC और IL को ऐड करते हैं, और ऐड किस तरह करते हैं? हम हेड टू टेल रूल के थ्रू। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें देखते हैं कि जो रिजल्टिंग वेक्टर आता है, जो रिजल्टिंग करंट आता है दोनों को ऐड करके, वो कुछ उसका एंगल काफी कम हो जाता है, जिसको हम अब θ1 के नाम से कह देते हैं, नाम दे देते हैं। तो ये θ1 अब काफी कम है, और θ1 जब कम हो जाएगा तो अब आपकी पावर जो है ये बढ़ जाएगी, क्योंकि cos θ1 अब एक बहुत 1 के बिल्कुल करीब करीब एक वैल्यू है, और जो कि cos θ2 जो है वो 1 से थोड़ी दूर थी, वो 0.5 0.6 समथिंग थी, ये 0.9 0.98 समथिंग है। तो जैसे जितनी ज्यादा ये आपकी करंट की वैल्यू होगी, ये इस करंट की I की, जो कि हमने इन दोनों को ऐड करके फाइंड किया है, तो उतनी ही ज्यादा आपका जो है ना पावर फैक्टर करेक्ट हो जाएगा। और वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? C की वैल्यू के ऊपर। C के अंदर जो करंट है वो जितना यस ज्यादा सर। होगा, जितना ये करंट की इक्वल वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही जो है वो ये एंगल छोटा होगा, ठीक है। और ये करंट किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस के ऊपर। तो अब हम कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। उसके लिए फार्मूलाज आपके पास हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम बहुत ऊपर हो गया, तो वो आप फाइंड कर लेंगे, एंड दैट्स इट, ठीक है जी। यस ओके सर। ओके सर, बहुत ओके जी। शुक्रिया।
रिवीजन हो गई है, इसको देख लीजिएगा।